Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently G4 meeting was conducted in Munich, Germany. So क्या है ये G4? हमने G7 सुना है, G8 सुना है, G20 सुना है. ये G4 नेशंस क्या है? इनका ग्रुप किस पर्पज से काम करता है? इनकी मीटिंग क्या रेगुलर होती है, नहीं होती है? क्या इंडिया इसमें इंक्लूड है और किस पर्पज से ये ग्रुप बनाया गया और कब बनाया गया? तो सभी की बात करेंगे हम. देखिए G4 नेशंस जो है ये क्या है, एक ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ 4 नेशंस जिसमें इंडिया भी पार्ट है. ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल मतलब यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म की बात करते हैं. यूनाइटेड नेशन क्या है? देखो यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाती है अराउंड 1945. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन, जिसका काम रहता है कि टू प्रिवेंट फर्दर वर्ल्ड वॉर, कि आने वाले टाइम पे देश में विदेश में मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या बनाई रखे, शांति बनाई जाए और कोई सी भी वर्ल्ड वॉर होने से इसे रोका जाए. देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद भी बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन. जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होती है उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन. ठीक है, बट ये क्या रहता है, काइंड ऑफ फेलियर होता है. क्यों फेलियर होता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब 1919 में 1920 के आसपास खत्म हो जाती, ठीक है 1919 में देख लो, तो उसके बाद खत्म हो जाती है. उसके बाद फिर 20 साल बाद 1939 में फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाती है. मतलब ये बनाया गया था ताकि आगे आने वाले टाइम पे वर्ल्ड वॉर्स को रोका जा सके, लेकिन फिर उससे भी बड़ी एक वॉर हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकंड. तो ये फेलियर रहता है. इसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है. वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन. इसका भी काम यही रहता है कि टू प्रिवेंट फर्दर वर्ल्ड वॉर्स, और अभी तक इसने रोका भी है. पूरा देखो लड़ाइयाँ हो रही है, कई सारे नेशंस में हो रही है, 2 नेशन में हो रही है, 3 में हो रही है, लेकिन कि वर्ल्ड वॉर मतलब क्या है कि उसमें कई सारे नेशन एक साथ इंक्लूड हो, मास लेवल पे लोगों का कैजुअलिटीज हो और कई सारी चीजें क्या हो, खत्म हो. ऐसी वॉर अभी तक नहीं हो पाई है इसके बाद से. तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट रोल तो इसने प्ले किया है कि वर्ल्ड वॉर को रोक पाए. हालांकि हर तरीके से शांति बनाना वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है. और उसका कारण क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये इसका एक ऑर्गन है. एक बार एक चीज और बता देती हूँ, इसके 6 ऑर्गन है. ठीक है 6 ऑर्गन है, जिसका एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसोक हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूएनएससी हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया. तो ऐसे यूएनएससी जो है इसका काम होता है कि पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करना, सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना. ठीक है, बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये जो वॉर चल रही है ना, रशिया यूक्रेन में हो रहा है, अर्जेंटीना बोल रही हूँ, आर्मेनिया अजरबैजान में हो रहा है. इसके बाद इजराइल गाजा का देख लो, ईरान का देख लो, यूएस का देख लो, कई सारी वॉर्स ऑलरेडी हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि देयर आर सम फ्लॉज इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. और उसी के लिए रिफॉर्म की बात करते हैं कौन? ये G4 नेशंस. ये चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो, सुधार हो. क्या सुधार हो? देखिए यूएनएससी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 15 मेंबर है. ठीक है 15 मेंबर्स है, जिसमें 5 हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको P5 कहते हैं, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर 2-2 साल में बदलते रहते हैं. अभी 2-2 साल में बदलेंगे तो चलो ठीक है, सबका नंबर आ जाएगा, अलग अलग नेशंस को मिल जाएगा मौका कि हाँ नॉन परमानेंट बन जाए. बट इनका इतना यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं है जितना परमानेंट मेंबर का है. और परमानेंट 5 ही है जो शुरुआत से बने हुए हैं. 1945 के टाइम से ही 5 परमानेंट बने हैं. कौन कौन? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया. ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर शुरुआत से अभी तक है. तो अब देखो जब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, तब यहाँ पे 50 नेशन थे. ठीक है 50 नेशंस वर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन. बट आज के टाइम पे देखो क्या 2026 में 50 नेशन ही है इसमें? नहीं, इसके 4 गुना हो गए, अराउंड 193 मेंबर्स है. ठीक है 193 मेंबर, लेकिन परमानेंट वही 5 है. तो क्या उस टाइम का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, क्या उस टाइम का जो वर्ल्ड था आज जैसा ही है या चेंज हो गया है? हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 1945 के टाइम पे चीजें थी उससे काफी ज्यादा बदल चुकी है. अलग अलग नेशंस ग्रो करने लग गए हैं. इंडिया उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था, इतना इमर्जिंग नहीं था, मतलब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतना हम ग्रो नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक लेवल हमारा नहीं था. बट आज के टाइम पे देखो इंडिया कितना बदल चुका है. तो इंडिया मस्ट गेट परमानेंट मेंबरशिप. ऐसे कई सारे नेशन, नॉट ओनली इंडिया. तो ये जो G4 नेशन से चाहते हैं कि इन्हें क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यहाँ की. उसके साथ ही जो ये रिफॉर्म है यहाँ पे, मतलब ये जो मेंबर्स है 10 और 5, इसके नंबर्स क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए.
क्योंकि इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द टुडे और प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। आज का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1945 का कर रहा है। तो इसी की मांग करते हैं नेशन। और इनकी मीटिंग रेगुलर तो नहीं कहेंगे, बट हर साल हाँ जनरली होती है कंडक्ट, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की होती है मीटिंग। उसके बाद कहीं भी अगर मौका मिलता है, इन्हें कोई सी मीटिंग होती है, तो वहां पे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं कि हमें क्या करना है, यूएनएससी में रिफॉर्म लाना है। बट क्यों नहीं हो पा रहा है उसकी भी मैं बात करूंगी। तो इसको ग्रुप को और अच्छे समझ लेते हैं कि कौन है G4 में एग्जैक्ट। तो G4 में 4 मेंबर है, कौन कौन? इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, ये 4 नेशन है जो कहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए और यूएनएससी में रिफॉर्म हो। जनरली परमानेंट मेंबरशिप तो उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि हाँ आने वाले टाइम पे हम लेंगे, बाकी मेन इनका है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। यूएनएससी जो है अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो G4 इज अ कोएलिशन ऑफ 4 कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के परमानेंट मेंबरशिप को। ठीक है, इनका काम है कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो ताकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को ये क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 2005 में हुआ था। और क्यों बनाया गया था? क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से जो चीजें बदली है उसको यहाँ पे क्या हो सके, चीजें सुधर सके। मेनी पावरफुल इकोनॉमीज जो है एक्सक्लूड कर दी गई है परमानेंट मेंबरशिप से। इवन अगर आप देखो अफ्रीका नेशन देख लो, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख लो, अफ्रीका का एक भी मेंबर नहीं है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। आप साउथ अफ्रीका देखो, साउथ अमेरिका देखो, आपको मेंबर ही नहीं मिलेगा। तो ये गलत चीज होगी ना कि हम बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में से एक नेशन भी नहीं ले रहे हैं। तो ये चाहते हैं यहाँ पे डेवलपिंग रीजन्स जो है वो पूरी तरीके से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसका सोल गोल है, कोर ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो रहे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहे, मतलब हर जगह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप में। ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इफेक्टिव हो वो चीज़ें, कि जिस पर्पज से यूएनएससी बनाया गया है एटलीस्ट वो तो वो काम करे, वो तो फंक्शन करे। देयर इज अ वीटो पावर इन यूएनएससी। ठीक है, यूएनएससी में एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर मीन्स अ राइट टू से नो, मतलब नो कहना किसी चीज पे। मैं बताती हूँ वीटो पावर। देखिए ओवरऑल हमें पता है यूनाइटेड नेशन 193 मेंबर्स है टोटल। ठीक है, परमानेंट मेंबर 5 है। अब इन 5 परमानेंट मेंबर के पास होती है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर लेने वाले हैं, कोई सा भी डिसीजन हो, उसमें से इन 5 में से अगर एक ने भी कह दिया ना कि ये नहीं होगा, तो वो चीजें नहीं होगी। भले ही 4 हाँ कह रहे हैं, यहाँ मेजोरिटी वाला रूल नहीं है, बस ना कहने वाला रूल है, इसी को वीटो पावर कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 192 नेशन भी एक तरफ हो जाएंगे ना और एक परमानेंट मेंबर कह देगा नो, तो वो चीज ना मानी जाएगी। ये पावर होती है वीटो। तो अब देखिए जैसे इंडिया चाहता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है, अब वहाँ पे परमानेंट में बैठा है चाइना, वो बोल देता है ना इंडिया को नहीं मिलेगी। बाकी भले ही 4 हाँ बोल दे, लेकिन वो बोल देगा ना, नहीं मिल पाती है। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, सब चाहते हैं वो रुक जाए, वो रुक जाए, वो रुक जाए। रशिया ने कह दिया नहीं रुकने दूंगा, ना, तो ना मिल गया, मतलब वीटो पावर है उसके पास, ना हो गया। तो इस तरीके से ये अपने पर्सनल गेन के लिए भी यूज कर सकते हैं वीटो पावर का, और करते हैं। तो इसी के रिफॉर्म के लिए चाहते हैं कि हमें भी मिले, और थोड़ा इसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि वीटो पावर को इतना पावरफुल नहीं बनाना चाहिए कि यूएनएससी के रिफॉर्म में ही हम वीटो पावर का यूज करके रिफॉर्म ना कर पा रहे। मतलब हम इसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बन गई वो वीटो पावर यहाँ पे कि हम इसका सुधार भी नहीं कर पा रहे। तो किस काम का ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिस पर्पस के लिए बनाया गया, वही फुलफिल नहीं कर रहा है ये। तो देखिए रिसेंट अभी G4 मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है? जर्मनी में हुई है, मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। देखिए डायरेक्टली इसकी पर्टिकुलर मीटिंग नहीं करते कि हाँ G4 की मीटिंग है तो ये जाएंगे। ये कोई सी मीटिंग होती है, लाइक जनरल असेंबली की हो रही है, किसी भी चीज़ की मीटिंग हो रही है, अगर ये चारों नेशन जाते हैं तो उसके साइडलाइंस में अपनी मीटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कर लेते हैं अपने अपने। यहाँ पे किस चीज़ें पे डिस्कशन किया गया अभी? तो अर्जेंट नीड है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, साथ ही एक्सपांशन होना चाहिए परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट सीट का, बेटर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए डेवलपिंग नेशंस का भी, सिर्फ डेवलप जरूरी नहीं है, हर तरीके से हर नेशन का होना चाहिए। इवन सपोर्ट करते हैं अफ्रीकन इंक्लूजन, कि अफ्रीका में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा नेशन अफ्रीका में है अगर आप देखो किसी कॉन्टिनेंट में, तो वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो चाहते हैं कि नया डिप्लोमेटिक पुश हो ताकि ग्लोबल पावर जो है काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चर हो सके। देखिए G4 क्यों चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप, क्या है इन 4 नेशन में जो ये चाहते हैं परमानेंट मेंबरशिप? तो पहली चीज, ये मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे।
मतलब ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो हो गया है अब शिफ्ट हो गया है वर्ल्ड वॉर सेकंड से, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप देखो चारों नेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर किसी देश में है दैट इज इंडिया। मोस्ट पॉपुलस मतलब इतनी बड़ी डेमोग्राफी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, इतने लोगों को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया, मतलब रखता है इंडिया, तो देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन यूएनएससी और परमानेंट मेंबरशिप। तो ये इसको इसलिए मिलना चाहिए। उसके साथ ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी भी हम क्या है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं। पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी के पर्सन्स वर्क करते हैं पीस कीपिंग मिशन में तो दैट इज इंडिया। इवन इंडिया ही पहला नेशन है जहाँ से वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया है पीस कीपिंग नेशंस में, तो इंडिया का इतना बड़ा रोल है। उसके साथ ही अगर देखो तो इंडिया जो है काइंड ऑफ लीडर है, जो हमारा ग्लोबल साउथ है उन नेशंस का, मतलब डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच में अगर हम बोले कि कोई रिप्रेजेंट करता है सारे नेशंस को, डेवलपिंग नेशंस को, ग्लोबल साउथ को, तो दैट इज इंडिया। इंडिया कई सारी चीज़ें, सागर इनिशिएटिव चलाता है, आसपास वाले नेशंस का ध्यान रखता है, नेबर्स का ध्यान रखता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, ऐसे बहुत बड़े बड़े काम इंडिया यूं ही कर देता है। तो इंडिया मस्ट गेट परमानेंट मेंबरशिप, मतलब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि 1945 में नहीं थी वो चीज़ें हमारे पास, इंडिया न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उस टाइम पे नहीं था तो हम मान लिया कि कोई बात नहीं तब नहीं मिला, बट आज के टाइम पे तो मिलना चाहिए। साथ ही देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी क्यों चाहता है, जर्मनी जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी यूरोप की, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और रेफ्यूजीज को रखना, ऐसे काफ़ी काम करता है। उसके साथ अगर ब्राज़ील की बात करें तो सबसे बड़ा नेशन है ये साउथ अमेरिका का। उसके बाद जापान की बात करें तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन में, बजट काफ़ी अच्छा है, अच्छी इकोनॉमी है। तो ये सभी नेशन चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप। तो यही रीज़न है क्यों चाहते हैं ये। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, G4 कंट्रीज जो है बड़ी बड़ी इकोनॉमी में आती है। इवन इंडिया एक और चीज़ यहाँ पे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, ठीक है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कितने सारे रीजन है इंडिया के पास टू बिकम अ परमानेंट मेंबर, बट नहीं बना रहे। क्यों? बिकॉज चाइना हैज वीटो पावर। देखिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जीपो मतलब सब लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कंट्रीब्यूशन अगर देखें यूनाइटेड नेशन में तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते जापान काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, इंडिया भी करता है, सभी नेशन करते। पीस कीपिंग जो मिशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, लीडरशिप होना ग्लोबल गवर्नेंस में। इंडिया को देखो हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी मीटिंग होती कुछ भी होता है हर जगह पार्टिसिपेट करता है। रिप्रेजेंटेशन तो रीजंस अगर आप देखो जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ एशिया हो गया, ये इनकी परमानेंट वॉइस में क्या कर रहे हैं, ये लेक कर रहे हैं। तो इसीलिए चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल जो रहेगी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और लेजिटिमेट रहेगी। और कौन से रिफॉर्म मतलब पर्टिकुलर चाहते हैं, तो दोनों चाहते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप की कैटेगरीज क्या हो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये ग्रेटर वॉइस रहेगी डेवलपिंग कंट्रीज की, मतलब ग्रेटर वॉइस और डेवलपिंग कंट्रीज की रिफॉर्म चाहते हैं। उसके साथ ही इनका और भी गोल है कि परमानेंट सीट मिल जाए। और जो वीटो की जो डिबेट चल रही है, ये मतलब वीटो पावर को भी थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए वहाँ पे भी, क्योंकि यूएनएससी का ही रिफॉर्म करने में वीटो पावर बीच में हर्डल बन रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा रिफॉर्म रिक्वायर्ड है, वहाँ पे उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इनका विजन क्या है कि यूएनएससी को एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं ये जो कि रिफ्लेक्ट करे 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ को, नॉट 1945 का पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये हैपन मतलब हमेशा होती है G4 मीटिंग, तो होती है, जनरली होती है, बट एनुअल समिट के बेसिस पे नहीं होती है कि हाँ जैसे आपने देखा होगा G20 की मीटिंग हर साल होगी, रेगुलर होगी कि हाँ आज ये फिर ये होगी, ऐसे हर मीटिंग होती है रेगुलर। G7 की हो गई, कई सारे ग्रुप्स की होती है, लेकिन इसकी होती जरूर है, लेकिन ऐसे फिक्स्ड एनुअल समिट नहीं है कि हाँ चलो G4 की मीटिंग है इस तारीख को इस जगह पे, ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है। जहाँ यूजुअली मीट हो जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन के सेशंस होंगे उसके साइडलाइंस में मिल लेंगे, ये कई सारे जो ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होंगे उनके साइडलाइंस में मिल लेंगे, डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन कर लेंगे, ऐसे ही तो ऐसे मिलते रहते हैं। तो मतलब इनफॉर्मल है बट एक्टिव जरूर है, ऐसा नहीं है कि पैसिव बना दिया है। इनफॉर्मल जरूर है बट इट इज़ एक्टिव, मतलब हमेशा बात करते हैं। बट देखो एक और ग्रुप है यहाँ पे जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब। क्या है ये कॉफ़ी क्लब? दिस क्लब और कॉफ़ी क्लब इज मतलब ये भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है विच इज़ द बिगेस्ट हर्डल G4 नेशंस के लिए। क्यों है ये? क्योंकि इनका काम है अपोज करना कि नहीं परमानेंट मेंबरशिप नहीं बढ़नी चाहिए।
ठीक है। इसके अंदर कई सारे नेशन, कई सारे, इसमें अराउंड 27 मेंबर्स है, बट मेजर जो है पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, दिस आर द मेजर नेशन जो कि अपोज करते हैं। किसको अपोज करते हैं? परमानेंट मेंबरशिप के को बढ़ने का, कि इनको नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये भी बोलते हैं कि यूएनएससी में थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन सिर्फ नॉन परमानेंट बढ़ने चाहिए, परमानेंट नहीं बढ़ने चाहिए। और स्पेशली ये इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इनको तो पोजीशन मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? देखो, पाकिस्तान इसका मेंबर है जो कि इंडिया को अपोज करेगा। इटली, मेक्सिको, अगर हम देखो, इटली जो हो गया ये जर्मनी को अपोज करता है, उसका मेक्सिको, अर्जेंटीना है, देख लिया, ये ब्राज़ील को अपोज करते हैं। तो ऐसे ही सबको कोई ना कोई क्या है, ये जापान को करते। तो सभी क्या है, किसी न किसी नेशन को अपोज कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिले। और इसी राइवलरी की वजह से ये हमेशा एक बीच में एक हर्डल बना देते हैं अपोज करने का, नहीं बन पाती ये चीज़ें। तो लार्जेस्ट डिप्लोमेटिक ऑब्स्टेकल है ये, ठीक है। और क्यों करते हैं तो और देख लेते हैं कि एक इनको डर है रीजनल डोमिनेंस का, कि अगर इन नेशंस को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो ये हमारे रीजन में क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट। ऐसा लगता है ना कि परमानेंट मेंबर है, इसकी पावर ज़्यादा है, ये बड़ा है, मतलब वो एक लीडरशिप वाला, कि हमारे रीजन में लीडर बनेंगे। तो उसका डर लगता है कि इनको नेबर्स को डर लगता है कि मतलब परमानेंट मेंबरशिप की वजह से ये रीजन में इनकी लीडरशिप बढ़ जाएगी, इनका एक दबदबा जो रहता है, पावर जो रहती है, हेजेमनी जो रहती है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रीफरेंस फॉर रोटेशन मतलब सपोर्ट करते हैं एक्सपांडिंग टेम्पररी सीट्स, मतलब नॉन परमानेंट सीट को ये बढ़ाना चाहते हैं। प्रिवेंट करते पावर कंसंट्रेशन, मतलब बिलीव करते कि ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स रहेंगे तो जो फ्लेक्सिबिलिटी चीज़ें खत्म हो जाएगी, मतलब इतने ज़्यादा अलग अलग आर्गुमेंट्स रहेंगे, अलग अलग चीज़ें रहेगी। तो इसी की वजह से यूएनएससी का रिफॉर्म अभी तक रुका हुआ है, ठीक है। बट अगर रिफॉर्म हो जाता है तो उससे क्या होगा? तो पहली चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ग्लोबल गवर्नेंस जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का, मतलब तभी से उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। साथ ही इमर्जिंग पावर्स की आवाज़ वहाँ तक जा पाएगी, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो ग्लोबल साउथ के जो नेशंस है, ग्लोबल साउथ क्या है ये? तो ग्लोबल साउथ इसका मतलब ये नहीं कि साउथ में होने वाले सारे नेशंस, ग्लोबल साउथ मतलब कि जो डेवलपिंग नेशंस है, मोस्टली जो ग्रो नहीं कर पाते, जिनका रिप्रेजेंटेशन बड़ी बड़ी जगह नहीं हो पाता है, वो होती है ग्लोबल साउथ नेशंस। जनरली ये साउथ में, हमारे अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो जनरली ये साउथ में ही आते हैं, दैट्स वाई ग्लोबल साउथ कह देते हैं इनको। तो इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो पाएगा, मोर लेजिटिमेसी रहेगी यूनाइटेड नेशन के डिसीजन में, मतलब बायस्ड डिसीजन, किसी के फेवर में ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा। और इंडिया के लिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी में बड़ा रोल इंडिया प्ले कर पाएगा, और साथ ही रिकॉग्निशन होगा इंडिया का बड़ी पावर्स के साथ। जैसे अभी हम बोलते हैं ना यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स है, तो वैसे ही इंडिया का भी रिकॉग्निशन होगा, मतलब वर्ल्ड वुड कंसिडर इंडिया एज अ मेजर पावर। तो ये इंडिया के लिए फ़ायदा है। हम कह सकते हैं कि G4 रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर ग्लोबल सिस्टम, मतलब ये करता है। तो दैट्स वाई इसकी बातें माननी चाहिए और इनको मिलना चाहिए। तो यही आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसे फुलफिल करना चाहिए और आज के वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करवाना चाहिए। इसीलिए ये ग्रुप है और इसकी बातें सुनी जानी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा क्या है G4। इसी तरीके की अपडेट्स लेने के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल SSB वर्ल्ड FDA। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए यू कैन कॉमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।